वैसे ही स्थिति में हमारे यहाँ भी एक प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी की अपहरण करके हत्या कर दी गई। जिले में और भी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उन आपराधिक घटनाओं से हमारे मन में भी चिंता बढ़ी है। और आज उस चिंता को आपके समक्ष रखने के लिए हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्रीमान सुशील मोदी जी आपके बीच उपस्थित हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं अपने माननीय नेता से कि वो अपने विषय चार दिन पूर्व जब ये समाचार मिला पटना और आरा के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी चिंतित थे और बाद में समाचार आया कि उनकी डेड बॉडी पाई गई। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी उस दिन आए थे जिस दिन उनकी बॉडी पाई गई। और आज मैं गया तो उनके परिवार के लोगों से मिलने की। ये बहुत दुखद घटना है कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी उनका किडनैपिंग हो गया, फिर उनकी हत्या हो गई। पूरे बिहार में एक दहशत का माहौल पैदा हो और खास करके जो व्यापारी समाज है वो पहले भी डरा हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने का खतरा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसी श्रृंखला में ये घटना है। और देखिए, ये केवल मामूली कोई आपसी विवाद का मामला नहीं है। पुलिस हमेशा ये प्रयास करती है कि किसी भी घटना को एक नया एंगल दे दे, एक नया मोड़ दे दे, उसको हल्का कर दे। जो किराए का विवाद होता, कुछ पैसे का विवाद होता, उसके लिए कोई आदमी किडनैपिंग नहीं कर सकता। और फिर किडनैपिंग करने के बाद या तो दहशत पैदा हो गई इसलिए हत्या कर दिया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये मामला केवल किराए का विवाद या कोई पैसे के विवाद का मामला दिखाई नहीं पड़ता और लगता है कि कोई एक गिरोह था जो पहले से ताक में था, उसको मौका मिल गया और बड़े व्यवसायी हैं, कुछ इनसे मिल सकता है और इसमें किडनैपिंग हुई। उसके बाद उनकी हत्या कर दी। मुझे बताया कि बहुत सोशल थे, उनकी पत्नी बताई कि बार हमसे मिल चुकी है वो बड़ी जुगुप्ता के साथ। तो पूरे बिहार के अंदर जो व्यापारी समुदाय है वो पहले से डरा हुआ, हर शहर में आए दिन घटना घट रही है और इस घटना से एक सिहरन पैदा हो गई है, एक डर पैदा हो गया। और अभी मुझे बता रहे थे जिला दर्जी और बाकी लोग की भोजपुर में खास करके आरा में कई घटनाएं घटी हैं। बड़हरा में किसी एक व्यवसायी को गोली मार दिया गया, कोई डीजे संचालक को गोली मार दिया गया। आए दिन जो पूरे जिले में बिहार में घटनाएं घट रही, तो अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया। देखिए, अपराधी देखता है कि सरकार कौन सी है और मुझे कहीं संरक्षण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के लोग सरकार में शामिल हैं, तो राजद के लोगों का मनोबल बढ़ गया। राजद के समर्थकों को लगता है कि हमारी सरकार आ गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ जमीन कब्जा कर लिया, जबरदस्ती ठेका ले लिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, खास करके कमजोर तबके के लोगों। इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और इसलिए ये सरकार का दायित्व बनता है कि एक तो लोगों का भरोसा जीते। लोगों को भरोसा नहीं है और इस घटना में अब वो गुजरात जा रहा था, इसका मतलब इसका संबंध गुजरात से भी है क्या? क्योंकि कोई अपराधी बगल में बनारस जाता समझ में आता, कोई और जाता कहीं पर, लेकिन गुजरात जा रहा था। इसका मतलब कोई बड़ा गिरोह है। ये तो पूरे जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही दुखद है। और यहाँ के व्यापारियों ने कल बंद का आह्वान करके अपनी एकजुटता का परिचय दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस घटना के विरोध में धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
मैं प्रशासन से बात करूंगा कि उनके परिवार के लोगों को और आर्म्स का लाइसेंस जो है ये उपलब्ध कराया जाए। वो लोग चाहते हैं आर्म्स का लाइसेंस, या आर्म्स का लाइसेंस उनको उपलब्ध कराया जाए। तो जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है वो बलात्कारी, अपराधी, गुंडा, भंडारी मांगने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों की भरमार होती। इसी पार्टी के राजवल्लभ यादव विधायक थे, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलों में सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। इसी जिले के रहने वाले अरुण यादव, संदेश के पूर्व विधायक, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 1.5 साल तक फरार थे, सरेंडर किया और अभी पता नहीं अस्पताल में है कि जेल में है। अस्पताल में तो जब से वो गिरफ्तार हुए अस्पताल में है, हम जो लोग फोन करके बताते हैं वहाँ दरबार लगता है, गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है और इतने ताकतवर लोग हैं कि कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता। ये कार्तिकेय कुमार जो किडनैपिंग के मामले में अभियुक्त थे, उनको नीतीश जी ने मंत्री बना दिया, बाद में इस्तीफा देना पड़ा और पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया ताकि उनको बेल का मौका मिल जाए, ताकि वो मोकामा के उपचुनाव में और पूरे चुनाव का संचालन कर सके। अब देखिएगा कल भी जो उम्मीदवार जीत कर गई हैं उनके साथ कौन थे? कार्तिकेय कुमार। और कार्तिकेय कुमार जब मंत्री पद से इस्तीफा दी, उन पर वारंट था गिरफ्तारी का। 5 दिन तक पुलिस नाटक करती रही गिरफ्तारी का और दिखाती रही कि हम यहाँ छापा मारे, वहाँ छापा मारे, लेकिन कार्तिकेय कुमार मिल नहीं रहे ताकि उनको मौका मिल जाए कोर्ट जाने का बाकी का। और उनको इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वो चुनाव के अंदर मालूम था कि मोकामा का उपचुनाव होने वाला है, तो कार्तिकेय कुमार को छोड़ दिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। और कार्तिकेय कुमार खुलेआम वोट मांग रहे थे। तो नीतीश जी, अगर आप ऐसे लोगों को सरकार प्रश्रय देगी, अरुण यादव जैसा बलात्कारी जिसका बलात्कार का आरोप है, अब कौन गवाह बनेगा? सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे। मुझे सूचना मिल रही है इनकी बारी बारी सारे गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं। और ये अरुण यादव कौन है? जिन्होंने राबड़ी देवी के 4 फ्लैट को एक ही दिन में खरीदने का काम किया। एक बालू माफिया है सुभाष यादव, तो इन दोनों ने मिलकर राबड़ी देवी के 8 फ्लैट एक ही दिन में खरीदने का काम किया। तो कितने नज़दीकी हैं परिवार से, उनके काले धन को सफ़ेद करने के लिए और इनकी कंपनी ने और इनकी पत्नी के नाम से और अरुण यादव के परिवार के नाम से राबड़ी देवी के 4 फ्लैट खरीद लिए। नीतीश जी, आपने जिन लोगों के साथ हाथ मिलाया है वो लोग अपराध, भ्रष्टाचार, रंगदारी, लूट, बलात्कार, इन चीज़ों से इनको कोई दूर दूर तक का परहेज नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों के साथ राज्य बिहार में सुशासन कायम नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो आरा की घटना बहुत दुखद घटना है, पुलिस लगी है। मैं पुलिस से यही आग्रह करूंगा कि पूरे मामले का उद्भेदन होना चाहिए, ताकि क्या षड्यंत्र, कौन लोग षड्यंत्र में शामिल थे। और भी जो घटनाएं घटी, इसलिए प्रशासन को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। चाहे कोई हो अपराधी, किसी दल से जुड़ा हो, प्रशासन का काम है निष्पक्ष तरीके से काम करना। और ये जो अरुण यादव अस्पताल में भर्ती होकर दरबार लगा है, तो बीमार है तो दरबार क्यों लग रहा है? दरबार नहीं लगना चाहिए। गाड़ियों की भीड़ क्यों लगी हुई है? क्यों 100 लोग मिलने के जाते हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वहीं से बैठ कर सरकार चला रहा है, वहीं से बैठ कर अपना सारा काम कर रहे हैं। सैया भाई को थोड़ा तो डर आएगा। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर बिहार की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। इसलिए आज मैं स्वयं आया यहाँ पर मिलने के लिए, पूरी घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए। यही मुझे कहना था आपको। सर, जदयू वाले जो है वो बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं कहा, की है क्या बढ़ावा दे रहे बताएंगे तो मैं कोई सबूत दे क्या बढ़ावा दे। अगर कोई बढ़ावा दे रहा तो पुलिस का ही काम ना बढ़ावा देने वालों को गिरफ्तार करना होता। आज ही सुबह एक और हमारे पार्टी के कटिहार में कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या हुई।
भी मुझे सूचना मिली है कि कटिहार में भी, तो इसलिए देखिए जो बेगूसराय में जो घटना घटी थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोगों ने चलते चलते 50 किलोमीटर की दूरी में गोली चलाई थी। अभी भी उसमें दूसरी मोटरसाइकिल पर जो सवार होते गिरफ्तार नहीं किया, तो 2 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन और लोग जो 2 मोटरसाइकिल की जो सबसे नहीं कहा आज उस घटना को मुझे लगता है 1.5 महीना हो गया, आज तक दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार जो लोग थे उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो पुलिस भी धीरे धीरे शिथिल हो जाती है, भाई कौन सत्ताधारी दल से झगड़ा मोल में, कौन उनसे टकराए। संरक्षण में अपराधियों का बोलबाला है और सरकार वही चला रहे हैं और उन यादव से लोग चला रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी योजना है, मतलब चरणबद्ध आंदोलन की, या सिर्फ बातें ही होंगी? नहीं, जहाँ जहाँ घटना घटती है आंदोलन करते हैं। यहाँ पर कल बंद का व्यापारी समुदाय ने, मैं पूरे बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग घटना करना होता है। यहाँ की घटना को अगर कैमूर के लोगों से कहेंगे तो उनको क्या जो है उसका होगा। अभी कटिहार में घटना घटी, बेगूसराय में घटना घटी, बंद का तोड़ दिया। एक जागरूक विपक्ष के नाते कहीं भी कोई अपराध की घटना घटेगी, ऐसी घटना, तो हमारी टीम वहाँ जाएगी, पार्टी के जिला के लोग मिलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, मामले को उजागर करेंगे और साथ ही साथ उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, जो लोकतांत्रिक तरीका विरोध करते हैं उसको विरोध करने का काम। महागठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों के द्वारा ये साजिश रचा जा रहा है कि सरकार को। सर, आपने अभी आर्म्स की बात कही है, अगर क्या लगता है व्यवसायियों को आर्म्स मिल जाएगी तो लूट घटना आपराधिक की जो हत्या और ये बंद हो जाएगी? नहीं, मनोबल बढ़ता है। क्या होता है कि जब कोई किसी के पास ताकत रहती है तो उसका मनोबल बढ़ता है। अपराधी के भी मन में डर लगता है कि अगर मैं उसके घर में गया, कुछ किया तो मेरे पर भी हमला हो सकता है, तो इससे कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन जो लोगों का जो मनोबल है, वो मनोबल इससे जो है बढ़ता है। एक दूसरा सवाल है, पता नहीं आज ही सुप्रीम कोर्ट ने और ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण दिया था, उस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। आपको मालूम है कि 2019 में संविधान का 103वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट की बहुमत से सरकार के इस फैसले को इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र ऐसा दल था जिसने संसद में न तो केवल विरोधी नहीं किया इसका, बल्कि विरोध में मतदान भी किया, जबकि सभी दलों ने इसका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया और कोई दक्षिण की 1-2 पार्टियां थी जो विरोध में थी। उत्तर भारत की पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र पार्टी थी जिसने कि ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का केवल भाषण द्वारा विरोधी नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। तो जो राष्ट्रीय जनता दल का केवल की पार्टी है, MY+ हम करने का प्रयास करें, वो पार्टी ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का विरोध कर रही है। जबकि उस समय भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि हम जो आरक्षण दे रहे हैं उसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कोई कटौती नहीं हो, इनका आरक्षण यथावत बना रहे। 50% का जो आरक्षण है उसके अतिरिक्त 10% का आरक्षण, उसके बावजूद ये लोग भ्रम फैलाते रहे और ये लोग केवल संसद के पटल पर दोनों सदनों में इन्होंने विरोधी नहीं किया, बल्कि मतदान किया इस संविधान संशोधन विधेयक के विरोध।
और राष्ट्रीय जनता दल किस मुँह से जाएगी सवर्णों के पास वोट मांगने के लिए? क्या ऊंची जाति में गरीब लोग नहीं है? क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुमत से फैसला दे दिया इस निर्णय के पक्ष में। और राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिसने एक समय में बुरा माल साफ करो की बात कहा, जो पार्टी एक समुदाय विशेष के विरोध की राजनीति हमेशा करती है। रघुवंश साहू को किस तरह से अंतिम दिनों में अपमानित किया गया? उनके पार्टी के इतने बड़े नेता थे, दो ही लोग तो थे जो राजपूत समाज शास्त्र के बड़े नेता थे। रघुवंश साहू को तो पहले ही उन्होंने अपमानित कर दिया कि अंतिम समय में उनको इस्तीफा देना पड़ा और सारी चीजें आपको मालूम है। और दूसरे बड़े नेता जगता बाबू, वो भी नाराज चल रहे हैं। पिछले 1.25 महीने से वो पटना नहीं गए, कार्य नहीं गए। तो चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, किसी की उपेक्षा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। और विशेष करके बिहार जैसे राज्य में जहाँ सवर्ण समाज की इतनी बड़ी आबादी है, उन सवर्णों के, गरीबों के आरक्षण का विरोध में मतदान करके और जगता बाबू और रघुवंश जैसे लोगों की उपेक्षा करके आप सवर्णों का वोट नहीं ले सकते। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कटघरे में है कि उसने ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का संसद में विरोध किया, मतदान किया विरोध में। और सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार का जो फैसला हुआ उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा। एक बात और बता दें कि जब नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय भी ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण का निर्णय लिया गया, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि जो निर्णय लिया गया नरसिंहा राव की सरकार ने, उस निर्णय को संसद की मंजूरी नहीं थी। संविधान में बिना संशोधन किए केवल एक आदेश निकाल दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आरक्षण का नाटक किया, लेकिन तत्काल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। नरेंद्र मोदी कोई जो भी काम करते हैं, चाहे धारा 370 का मामला हो, जमीन का मामला हो, पूरी तैयारी के साथ ठोक पीट कर, ताकि कोर्ट के अंदर उसको चुनौती मिले, उसका भी मुकाबला किया जा सके। इसलिए जो ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया, वो नरसिंहा राव की कांग्रेस सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था, बल्कि संविधान में संशोधन किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, 103वां संशोधन। और संशोधन करके संविधान में प्रावधान किया कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया जा सकता है। मुझे खुशी है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है और नरेंद्र मोदी के निर्णय पर भी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। बिहार के जो कानून मंत्री हैं